फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा जो विषय होगा वो टाइम मैनेजमेंट होगा। और आप सबको बता दूं, अभी तक हमारे जो दो टॉपिक चल रहे थे मैनेजमेंट पे, लेकिन ये क्लास जो है बहुत अपने आप में मतलब एक टॉपिक जो है ये काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो यही हो सकता है 45 मिनट या फिर करीब करीब 1 घंटे का वीडियो इसी पर बन जाए, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो इस वजह से हमने 2 टॉपिक नहीं रखे, क्योंकि 2-3 घंटे की वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, हमारी भी मेहनत लगती है 2 घंटे की और आप नहीं देखते। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। बकाया टाइम पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा, ये मेरा वादा है, और आप आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके कई रीज़न थे। ओके, तो वो सब चीज़ें अलग की हैं। चलो, आज तो आ रही है ना, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, तो समय व्यवस्थापन की हम परिभाषा देखो। नॉर्मल मैं अपने शब्दों में बताऊं तो समय व्यवस्थापन क्या है। जब भी कोई काम हम करते हैं तो वो इस तरीके से किया जाए, उसमें समय भी कम लगे, ठीक है, और हमारी शक्ति भी कम लगे। ठीक है, समय शक्ति कैसी लगे, कम लगे। ओके, और काम जो है उसकी जो क्वालिटी है, ओके, क्वालिटी है उस वो भी क्या हो, अच्छी हो, मतलब जो हाई हो, क्वालिटी इसकी हाई हो, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। जैसे कि आपने क्या किया, रोटी बनाई, ठीक है, रोटी बनानी थी, तो रोटी कैसी बनती है, गोली बनाते हैं। अब आपने क्या जल्दबाजी में टेढ़ी बेड़ी रोटी बना दी, ठीक है, मतलब कोई शेप ही नहीं है, तो ऐसी रोटी नहीं भाई, रोटी गोल ही होनी चाहिए, लेकिन समय कम लगे। ओके, ऐसा स्किल आपको डेवलप करना है, ऐसे अपनी जो आपकी एक्टिविटी है उसको इस तरीके से ढालना है कि आपका समय तो कम लगे, शक्ति भी उसमें कम लगे, लेकिन आपका काम जो है अच्छी क्वालिटी का कम समय में हो जाए। ठीक है, जिससे आपको आराम का भी समय मिल जाए, आपको मनोरंजन का भी समय मिल जाए, आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाए। ठीक है, तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी किताबी भाषा को पढ़ेंगे। न्यूनतम समय में, न्यूनतम मतलब कम समय में अधिकतम कार्यों का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना। ठीक है, मतलब क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना, ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्य, जो हमारे खुद के लक्ष्य या हमारे फैमिली के लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति हो सके, और उसी को हम समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कम शक्ति के साथ, मतलब चलो हम यहाँ पर शक्ति व्यवस्थापन नहीं पढ़ रहे हैं तो शक्ति को हटा देते हैं, जब शक्ति व्यवस्थापन पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और उसकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए। और आप जानते हो समय और शक्ति एक दूसरे के पर्याय कह सकते हो आप। क्यों कि समय जितना कम लगेगा काम में, उतनी ही आपकी कम शक्ति व्यय होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा समय किसी काम में लगेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी शक्ति लगेगी, ओके, एनर्जी लगेगी। तो इसलिए हमारे मुंह से बार बार शक्ति निकल रहा है। ठीक है, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक काम करना ही क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। समय का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ टाइम की बात करेंगे। कुछ विद्वानों ने समय को भौतिक साधन तो कुछ ने मानवीय साधन माना है। ठीक है, मानवीय साधन के रूप में समय को मापना जितना सहज व आसान व सरल है, उतना ही कठिन है इसके महत्व को समझाना। जैसे कि मानवीय साधन के रूप में सहज और सरल क्यों है, क्योंकि हम सबको पता है 24 आवर्स ही सभी के पास है, 24 घंटे ही सबके पास हैं। और इस 24 घंटे में आपने बहुत सारी ऐसी लोग कहते हैं ना, किंवदंतियाँ बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो क्या है, ये समय व्यवस्थापन से ही संबंधित है। भाई 24 घंटे ही है आपके पास, तो क्यों काम को कल पर टाल रहे हो, क्यों ना वही काम आज कर लिया जाए। ठीक है ना, तो यही होता है 24 घंटे। मतलब सबको पता है कि हमारे पास 24 आवर्स हैं। ठीक है, अब बात आती है हर किसी को, लेकिन ये नहीं पता है कि इस 24 घंटे को कैसे अरेंज किया जाए जिससे हमारा सारा काम हो जाए। जैसे कि छोटी सी बात करेंगे, इस समय बहुत सारे मेरे साथी हैं जो कि हमें कमेंट करते हैं, मैम हमारे पास बच्चे छोटे हैं, फैमिली है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग जब हाउस वाइफ है तो हम पूरे दिन पढ़ते रहें, भाई कैसे पढ़ सकते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसी हाउस वाइफ में से मैं हूँ, भाई मैं अपने आप का ही उदाहरण आपको दूंगी। मैं पढ़ती भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं टाइपिंग भी करती हूँ। सबसे ज़्यादा समय बर्बाद पता है किसमें होता है, ये टाइपिंग करने में, जो मैं टाइप करके लाती हूँ। ठीक है, तो ये सब भैया मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं घर में कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं घर के भी सारे काम कर रही हूँ। और मैं अपने बच्चों को, जब से मेरी पीहू अभी बीच में बीमार हुई थी, तब से मैं स्पेशली टाइम उसको देती हूँ। उसके लिए मतलब एक उसकी आवाज़ आते ही तुरंत उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ, मतलब बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही रहती हूँ मैं, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो इतनी सब समस्याओं के साथ और घर का भी सब मैं ही करती हूँ, कोई भी हेल्प नहीं है। ठीक है, कोई भी
कोई मतलब ये कहते हैं ना पानी भी देना है किसी को तो ज़्यादातर मुझे हाथ में ही देना होता है, ये कंडीशन है मेरी। लेकिन कोई नहीं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा समय बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं, किसी ने अगर पानी मांगा तो मेरा मतलब एक बच्चों को छोड़ के, फिर बच्चों से तो बातें करनी पड़ती हैं बकाया, मैं ये नहीं जितनी बार पानी का गिलास किसी के पास लेके गई उतनी बार मैं घंटों बतलाने लगी खड़े होकर, नहीं, पानी दिया। मैं अगर कोई बात करता भी है 2 मिनट में मैं कहती हूँ पापा गैस पे ये चीज़ रखी हुई है, अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ कि ये चीज़ मतलब ऐसा काम कर रही हूँ, करके मैं निकल आती हूँ, मैं अपने दूसरे कमरे में अपना काम करती हूँ। मतलब समझ तो सब जानते हैं कि कहाँ लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं, जब मतलब कोई कुछ नहीं कहता, फिर सबको ये पता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने आप किसी का भी फ़ोन आता है तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, एक लिमिट में बात की, फिर मैं खुद ही, हालांकि बुरा लगता है कुछ लोगों को, शायद बुरा भी लगता होगा कि वो फ़ोन करते हैं उल्टा मैं ऐसा बोलती हूँ, पर मैं अभी उन लोगों से ही कह देती हूँ कि वो कोई ना कोई काम का बहाना देके मैं बात करती हूँ। ऐसा नहीं मैं इतनी एटीट्यूड वाली बन गई हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं हालचाल लेती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, पर मुझे अपने समय का महत्व है। एक समय बाद अगर कोई ज़्यादा लगता है वही बात को खींच रहा है तो मुझे लगता है तो मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर में बात करूँ, ऐसे करके काट देती हूँ, पर थोड़ी देर तो वो आती ही नहीं है कभी भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें, भाई हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, तो हमें एडजस्ट करना है, ओके। हालांकि हमारे सब अपने हैं, हमारी सिस्टर हैं, हमारे भाई हैं, वही हमें फ़ोन करते हैं ज़्यादातर, तो वो समझ जाते हैं कि बिजी है, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा बुरा भी नहीं मानते हैं, ओके। और जो बुरा मानने वाले लोग होते हैं वो कभी हमें फ़ोन करते ही नहीं, हमें ही उन्हें करना पड़ता है, होली दिवाली तीज त्योहार, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो मेरा कहना यही है, मैं किसी की यहाँ पर, मुझे ये मालूम है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली इतना मतलब बिल्कुल भी समझने वाली नहीं होगी, बड़ी भी हो सकती है, हमसे बड़ी फैमिली लोगों की समस्याएं हो सकती हैं उनकी। मैं किसी का उपहास यहाँ नहीं बना रही, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग आराम परस्त हो, मेहनत आप अपने लेवल से कर रहे होगे, लेकिन मैं यही कहूँगी अब जितना समय उसी में अरेंज करना पड़ेगा, उसी को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और अगर आप हमारी तरह कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बात करते हैं समय को सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, लीप ईयर आदि में मापा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए समय का मापन हम किस में करते हैं, तो सेकंड में भी हम समय को मापते हैं, मिनट में भी, घंटे में भी, महीने में भी, वर्ष में भी, और लीप ईयर जो 4 साल में आता है उसमें भी बांटते हैं। समय का आकलन किस हिसाब से किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे समय का आकलन की हम बात करें तो एक तो मनोवैज्ञानिक आधार पर, दूसरा जैविक समय के आधार पर, और तीसरा समय चक्र के आधार पर, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक समय के आधार पर कैसे हम करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि परीक्षा भवन में देखो, इसमें अगर आप किताब पढ़ोगे तो बहुत लंबी लंबी थ्योरी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मनोवैज्ञानिक समय का मतलब क्या है। जैसे हम पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, उस समय हमें 3 घंटे का समय मिलता है, और हमें ये लगता है कि 3 घंटे कहाँ बीत रहा है पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि पेपर ना छूट जाए, ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन मतलब अधूरा ना रह जाए, ठीक है ना। तो वो 3 घंटे का मतलब ये लगता है कि पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए, ओके। लेकिन जब हमारा प्रिय मित्र आ रहा है, यहाँ पर भी मैं छोटा उदाहरण दूंगी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले की बात है, हम मायके में होते थे, हमारी दीदियाँ आती थी, भाई दूज, रक्षाबंधन या कभी भी ऐसा मतलब मिलने आती थी, तो हमें बस पता चल जाए, फ़ोन आता था आज ये वाली दीदी आ रही, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, ठीक है। तो मुझसे बड़ी भी 3 दीदियाँ थी हमारी, और हमारी ताऊ जी की जो बेटी थी, हम सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम लोग बिल्कुल रियल सिस्टर की तरह थे। तो बस एक बात पता चल जाए कि ये वाली दीदी आ रही हैं, फिर तो ये समझो काम, एक तरफ तो काम करते थे जल्दी जल्दी, दूसरी तरफ एक पैर गेट पर ही रहता था, किसी की भी गाड़ी, किसी की भी बाइक की आवाज़ सुनाई दे, ये लगता था दीदी तो नहीं आ गई, ठीक है ना, तो मतलब तुरंत भागते थे, ओके। तो वो वाला यहाँ पर ये भी मनोवैज्ञानिक, मतलब मन से ऐसा लगता है कि भाई कैसे इतना, मतलब इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई, क्या तो सुबह का दिया था, मतलब अपने मन से इतना भाव आता था, ये लगता था कि बस जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा मन का भाव है, तो इसे हम मनोवैज्ञानिक समय कहते हैं। जब हमें ये महसूस लगता है कि समय महसूस होता है कि समय कट ही नहीं रहा है, या हमें लगता है कि समय पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक समय, ठीक है। जैविक समय, जैविक समय आप जानते हो जैविक चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारे मतलब हमसे ऐसे इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आप जानते हो एक समय बाद आप पूरे दिन कितना भी काम करना, रात में एक समय ऐसा आता है थक के आपको ये लगता है कि आप सो जाएं, क्यों, क्योंकि वो हमारे अंदर से भावना आ रही है कि हाँ सोने का समय हो गया है, ठीक है। सुबह सुबह चिड़ियाएँ आप जानते हो चहकने लगती है, क्या उनसे कोई कहता है कि तुम आप चहको, नहीं, वो अपने आप ही चहकने लगती है, क्योंकि वो उनका जैविक मतलब मन से उनका वो बना हुआ है क्रम की, वो सुबह उठते ही चहकने लगती हैं। ये जैविक समय, मतलब सोते हैं हम, उठते हैं, खाते हैं, पीते, भूख लगती है अपने आप ही समय समय पर, मतलब एक टाइम हो जाता है, हमें
हमें पता है सुबह हम नाश्ता लेते हैं तो एक बार को अगर किसी वजह से लेट हो रहे हों और हमें अपने आप आभास हो जाता है कि मतलब भूख लग रही है, ठीक है, खासतौर से नहा के आते हैं, ठीक है, तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमें भूख लग रही है, तो वो जैविक चीज़ है, ठीक है, जैविक चीज़ है, मतलब नहा के आने के बाद हमारा काहे का समय होता है, खाने का समय होता है, ऐसे करके आप समझते हो, ठीक है। जैसे ही नहा के हम दीपक जलाते हैं उसके बाद ये लगता है कि थोड़ा कुछ खा ले, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें क्या है, जैविक समय है, जो हमारे खाने पीने आदि क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। समय चक्र क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, ओके, सबके पास है, आपके पास, हमारे पास, उसके पास, इसके पास, सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, उपलब्ध है, जिसमें व्यक्ति जागना, सोना, कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना, विश्राम करना, मनोरंजन का समय निर्धारित करना, नहाना, ठीक है, घूमना, खेलना, सभी काम क्या करता है, समय समय पर करता है, ठीक है ना। वो तो हमने बताया मनोवैज्ञानिक था, उसे बताया जैविक था, लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही ऑफिस का टाइम है आपको उससे पहले कहीं ना कहीं ये होने लगेगा कि अरे जल्दी तैयार हो, लेट ना हो जाए, ठीक है ना। तो एक समय है, ऑटोमेटिकली आप अगर आप वॉकिंग पे जाते हो तो आपको उसके लिए समय हो जाता है, वो तो बिल्कुल हम घड़ी के हिसाब से करते हैं ना, कि शाम को टहलना है, सुबह ऑफिस 10 बजे तक पहुंचना है, स्कूल के हो तो 7:30 बजे तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारा समय चक्र है कि सारे काम हम समय पर करते हैं, जो कि हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में आता है, इसको हम समय चक्र कहते हैं। आगे हम बात करते हैं एक गृहिणी द्वारा एक दिन में 24 घंटे में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हो, घर की साफ सफाई हम लोग करते हैं, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, पारिवारिक बजट बनाते हैं, निवेश करते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते हैं, निर्देशन का काम करते हैं और स्वयं के लिए भी समय निकालते हैं। निर्देशन किसका करते हैं भाई, बच्चों का करते हैं, ओके। निवेश हम अपनी पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान लेते हैं और मतलब सेविंग्स को बैंक में जमा करना, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हम निवेश में भी करते हैं। और बजट हम अपने घर का बनाते हैं मंथली, कि भाई कितनी सैलरी है, उसमें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ठीक है ना। सामाजिक एवं धार्मिक कार्य जो भी होते हैं, हम बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारा चीज़ें गृहिणी को पता होता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अब मैं डिटेल में क्या बताऊँ, देखो घर की साफ सफाई, अब मैं ये बताऊँ कि हम किचन की सफाई करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, हम इसकी, तो ये सारी चीज़ें किताब पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इतने समझदार आप हो, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था में हम दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पारिवारिक सदस्यों की देखभाल में हम बच्चों को नहलाते हैं, बच्चों को समय पर खाना देते हैं, वृद्ध जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इनको हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि इसमें बस पॉइंट ही पूछे जाते हैं कि भाई एक महिला क्या क्या काम करती है। 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, 4 ऊपर एक तो सभी दे देंगे, चौथा वाला, या फिर 3 ऑप्शन सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा काम गृहिणी का नहीं है, ठीक है। तो ये आप इतना अपने दिमाग से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनमें समय की मांग क्या रहती है। देखो, पारिवारिक जीवन चक्र की पूरी क्लास आपको पढ़नी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, हमने आपको पढ़ा दी है, ओके। लेकिन हर अवस्था में समय की डिमांड अलग अलग होती है। सबसे पहले हमने जो प्रथम अवस्था बताई थी, जब हमारी स्थापत्य काल की अवस्था थी, तो उसमें हमने क्या बताया था, प्रथम अवस्था में समय और शक्ति। देखो, समय की तो थोड़ी मांग होती है, क्योंकि नए लड़की और लड़के का विवाह होता है तो थोड़ा समय तो लगता है कि एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, लेकिन शक्ति ज़्यादा व्यय नहीं होती है, ठीक है ना। तो वैसे नॉर्मल से तो थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है, लेकिन बकाया क्या होता है, शक्ति यहाँ पर कम व्यय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समय मतलब इसके मुकाबले तो काफ़ी कम चाहिए होता है, तो हम यही कहेंगे कि समय यहाँ पर कम चाहिए होता है, ठीक है। द्वितीय अवस्था क्या होती है, विस्तार की अवस्था होती है, जब बच्चे हो जाते हैं, यहाँ पर समय सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आपको कल मैंने एक अध्ययन भी बताया था, जो कि मतलब जिसमें बताया था कि जो 1 वर्ष के बच्चे होते हैं, ठीक है, 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें 5 घंटे से लेकर 41 मिनट, मतलब कह सकते हैं लगभग 6 घंटे का समय जो होता है उनकी देखभाल, उनके कपड़े उपड़े संभालने में लगता है, जो कि अध्ययन किसने किया था, 1 वर्ष से कम बच्चों के देखभाल पर ब्रेशार्ड महोदय ने किया था। ब्रेशार्ड इधर लिख दे रही हूँ, उधर दिख नहीं रहा होगा, ब्रेशार्ड, ओके। ब्रेशार्ड का अध्ययन था, ये उन्होंने 1920 में किया था, 1920 में किया था, ठीक है। तो 1920 में इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि जो 1 साल से कम तक के जो बच्चे होते हैं, उनके जो देखभाल, उनकी जो केयर होती है, उसमें कम से कम 5 घंटे 41 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। और बकाया अगर नॉर्मली बात करें, जो एक वर्ष तक के बच्चे होते हैं, तो उनकी अगर सप्ताह में अगर बात करें तो 22 से 27 घंटे तक, ठीक है, 22 से 27 घंटे तक का समय लगता है, ओके।
तो सप्ताह में पूछा जाए तो 22 से 27 घंटे तक का समय लगता है केयर में 1 साल तक के बच्चों के। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो इसमें लगता है कम से कम 5 घंटे 41 मिनट तक का, मतलब अगर इस तरीके से पूछा जाए तो। ये ब्रेशार्ड ने अध्ययन किया था। एक अध्ययन और हमने आपको बताया था म्यूज वाला, ठीक है, म्यूज महोदय ने जो किया था। म्यूज ने किस पर किया था? इन्होंने किया था 2 वर्ष के बच्चों पर, ठीक है। म्यूज महोदय ने 2 वर्ष के बच्चों पर किया था और इन्होंने पूरे मतलब बताया था कि पूरे परिवार सहित जो केयर की जाती है बच्चों की, तो उसमें 3.5 मतलब 3.5 घंटे का समय, मतलब 3.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो म्यूज ने बताया था, वो भी किसका? 2 वर्ष तक के बच्चे का बताया था। जब बच्चा खुद खेलने कूदने लगता है उस समय भी 3.5 घंटे का, मतलब खाली उसकी देखभाल में इतना समय लगता है। बकाया और काम तो अलग ही हो गए, जो उसके कपड़े धुलना, उसे नहलाना धुलाना, वो अलग। सिर्फ देखभाल की बात हो रही है कि जैसे बच्चा खेल कूद रहा है तो देखते भालते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये किया था। और म्यूज ने ये वाला अध्ययन कब किया था? 1940 में किया था, ओके। तो अराउंड 1920 ये अध्ययन स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद तो ये चलते रहे, ओके। तो ये था, मतलब ये किया किस स्टेज में था? ये इसी स्टेज में किया था आपके अध्ययन, जो द्वितीय अवस्था थी, विस्तार की अवस्था थी। तो विस्तार की अवस्था में ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो इसी में ये अध्ययन किया गया था। तृतीय अवस्था में वही बात है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाने लगेंगे, तो समय ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि कम समय लगेगा, पर जो यहाँ पर ज़्यादा समय देना पड़ रहा था, केयर भी करनी हो रही थी, छोटे थे बच्चे, तो उससे थोड़ा कम समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। उससे थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं और मध्य विद्यालय तक, मतलब जो होते हैं ना 6 to 8 वाली क्लास में बच्चे पढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय तक का आता है, ओके। उसके बाद चतुर्थ अवस्था में बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं और 5वीं अवस्था तक इसी में, चतुर्थ में ही कॉलेज जाएंगे, यहीं पर वो उनका व्यावसायिक समायोजन होगा, कहीं ना कहीं विवाह वगैरह भी हो जाएगा। और फिर 5वीं अवस्था आ जाएगी जिसे हम संकुचित अवस्था कहेंगे, और वृद्ध माता पिता रह जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर समय काफ़ी होता है लेकिन शक्ति कम हो जाती है उन लोगों की। शक्ति, आज मैं समय के साथ साथ शक्ति का टॉपिक भी यहीं पर कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर समय जो होता है माता पिता के पास काफ़ी होता है लेकिन उनकी शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है ना, तो शक्ति कम हो जाती है उनकी। तो समय यहाँ पर काफ़ी होता है। समय यहाँ पर 5वीं अवस्था में और समय प्रथम अवस्था में काफ़ी होता है, ठीक है ना। काफ़ी खाली समय होता है। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, अगर मान लो यहाँ पर महिला भी नौकरी वाली है, ठीक है, नौकरी वाली महिला है, तब तो समय की समस्या यहाँ पर भी रहेगी क्योंकि वो फिर ऑफिस भी जाएगी, ओके। लेकिन ये उन लोगों के लिए जैसे हाउस वाइफ हैं जो लोग, उन महिलाओं के लिए, ओके। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व पूछे जाए कितने हैं, तो 7 हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, इसे ध्यान रखिएगा, यहीं पर पीक लोड वगैरह आता है आपका, ठीक है। तो एक होता है समय मूल, जिसे हम टाइम कॉस्ट कहते हैं। दूसरा होता है समय मानक, जिसे हम टाइम नॉर्म्स कहते हैं। तीसरा है समय क्रम, जिसे हम टाइम पैटर्न कहते हैं। चौथा है अतिरिक्त कार्यभार, जिसे हम पीक लोड कहते हैं। और 5वां है कार्यवक्र, जिसे हम वर्ग कर्व कहते हैं। छठा है जीवन चक्र, जिसे हम फैमिली लाइफ साइकिल कहते हैं। और फिर विश्राम, जिसे हम रेस्ट पीरियड कहते हैं, ओके। इसीलिए समय का मैनेजमेंट करना है कि हमें समय आराम के लिए भी मिल सके, ओके। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, टाइम कॉस्ट, समय मूल्य क्या होता है। तो समय क्या है? एक सीमित साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे का ही समय उपलब्ध होता है। इसी कारण समय को अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई। क्या समय संज्ञा दी गई है? अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है समय को, ठीक है ना। समय का आयोजन करते समय व्यक्ति की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और समय का जो विभाजन है वो इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि कार्य करने के उपरांत भी शरीर में क्या होती, चुस्ती फुर्ती बनी रहे। उसी को हम कहते हैं टाइम कॉस्ट, ठीक है। टाइम कॉस्ट, समय मूल्य हम किसे कहते हैं? मतलब समय क्या हमारे पास अमूल्य निधि है, ओके। 24 घंटे ही हैं, अगर ये बीत गए तो सब बेकार हो जाएगा। चाहे सब पूरा 24 घंटे आप सब काम में लगा दोगे तो थक के परेशान हो जाओगे, 24 घंटे बर्बाद कर दोगे ऐसे ही। तो जब आने वाला दिन होगा, जैसे मान लो आज हमने कुछ नहीं करा, अब हमने क्या किया, कल का दिन आया तो हम बहुत परेशान है, अरे कल भी सफाई नहीं करी थी, ये भी फैला है, वो भी रह गई। तो मतलब हर दिन का अपना अपना काम होता है और हर दिन करना चाहिए और समय पर करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अमूल्य निधि है, ध्यान रखना है और इस तरीके से काम करना है जो हमारे पास शरीर में हमारी इतनी थकान ना हो जाए कि हम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, देख कोई अगर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाए या फिर एक्स्ट्रा कोई गेस्ट भी आ जाए तो उसके सामने हम बैठे हैं सुस्त से, नहीं, मतलब कोई गेस्ट ना भी आए, समझने वाली चीज़ है। मतलब आपको इस तरीके से काम करना है कि आप भी हमेशा फुर्ती वाली चुस्ती वाली दिखें, ओके। होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल टिंच लगते हैं, हमेशा काम भी सारा परफेक्ट रहता है, उनका घर बिल्कुल क्लीन मिलेगा और उन्हें देखकर भी नहीं लगेगा कि ये मतलब किया उन्हीं ने होता है, पर उन्हें देख के लगेगा कि कितने आराम में है, बिल्कुल मतलब ऐसे दिखेंगे आपको। बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। तो थकान महसूस नहीं हो तो न्यूनतम समय में अधिक
क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। गृहिणी प्रबंधक को भी स्वयं की देखभाल में विश्राम और मनोरंजन, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान रखो से पढ़ोगे, चुस्ती फुर्ती बने रहे और थकान महसूस नहीं हो, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से काम करना है कि सब चीज़ के लिए आपको विश्राम के लिए समय मिल सके, मनोरंजन के लिए, शयन के लिए पर्याप्त समय यहाँ पर मिल सके, ठीक है। अब कार्य का संतुलन आपको कैसे करना है, ठीक है। जो आपका समय है, समय का संतुलन कैसे करना है, तो कार्य, विश्राम एवं शयन 3 में स्थापित करना। अगर आपसे पूछा जाए समय का संतुलन कितने तत्वों में किया जाता है, तो 3 तत्व हैं। देखिए, सबसे पहले कार्य क्या है उसको देखो, फिर उसमें आप विश्राम को भी समय दें। विश्राम का मतलब कभी सोना नहीं होता, विश्राम का मतलब ये होता है कि काम के बीच में आप थक गए हो तो आराम कर रहे हो थोड़ा सा, उस थकान को दूर करने के लिए, ठीक है। शयन का मतलब सोना होता है, ठीक है। तो इन तीनों में संबंध स्थापित करके इस तरीके से टाइम का मैनेज करना होता है। तो कार्य, विश्राम एवं शयन, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही समय का प्लान करना होता है। समय संबंधी कार्यों को अभी देखो आप पहला ही पढ़ रहे हैं, जो आपके यहाँ पर हम पढ़ रहे थे समय व्यवस्थापन के जो निर्धारक तत्व हैं 7, जो आप पीक लोड आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो पीक लोड भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 7वें में अभी तक हम पहले पर ही पहुँचे हैं, ठीक है, पहला ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अगर नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से बनाइए। समय संबंधी कार्यों पर अमेरिका ने सन 1920 से शोध कार्य प्रारंभ कर दिए थे। अगर पूछा जाए जो समय व्यवस्थापन पर शोध कार्य कब प्रारंभ हुए, तो 1920 से ही शुरू हो गए थे, ओके। अपने कार्यों का लेखा जोखा विवरण समय के साथ, मतलब जो महिलाएं ऐसी थी, एक सेकेंड, जो महिलाएं ऐसी थी जो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखती थी, विवरण, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सब चीज़, क्योंकि अमेरिका एक थोड़ा पढ़ा लिखा देश है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ऐसी महिलाएं जो अपने सभी कार्यों का लेखा जोखा पहले से रखती थी, तो उन्हीं के साथ अनुसंधान शोध कार्य किया गया, ठीक है ना। और एक गृहिणी उनके साथ जब इन्होंने अध्ययन किया, तो एक गृहिणी सप्ताह भर में 48 से 52 घंटे कार्य करके समय बिताती है, मतलब इसमें ये अध्ययन में निकला, और इस अध्ययन से मतलब यही निष्कर्ष निकाला गया, ओके। क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ रखी है तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, यहाँ पर थ्योरी में मैंने लिख दिया है, ओके। तो 1920 में जब अध्ययन किया तो सबसे पहले इन्होंने किसका साथ लिया, जो महिलाएं ऐसी थी, पढ़ी लिखी समझदार थी, जो पहले से ही कोई काम करती थी उसका समय का अपने विवरण रखती थी, मतलब लेखा जोखा रखती थी कि हमने कौन सा समय कितने समय में करना है। जैसे इस समय हम लोग रखते हैं, ओके, कितनी देर में हमें खाना नाश्ता बनाना है, इतनी देर में बच्चों का मतलब कोई काम है वो निपटाना है, फिर हमें इतनी देर पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हम लोग एक लेखा जोखा रख के चल रहे हैं। तो इसी टाइप की महिलाएं थी, उनके साथ ये शोध कार्य किए गए, ओके। और जिससे उन्होंने क्या मतलब यहाँ पर निकाला, शोध कार्य में क्या रिजल्ट निकाला, उन्होंने बताया कि 48 से 52 घंटे महिला सप्ताह भर में कार्य करती है, मतलब इतना काम करने में समय बिताती है, ठीक है, 48 से 52 घंटे सप्ताह भर में। तो अमेरिका की रिसर्च, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में सन 1950-60 के बीच समय व्यवस्थापन पर अधिक से अधिक शोध कार्य किए गए। तो ये पूछा जाए कि किस समय में अधिक से अधिक समय व्यवस्थापन पर शोध हुए, तो बहुत समय था 1950 से 1960। शुरुआत कब हुई थी समय व्यवस्थापन पर शोध कार्य की, तो वो हुई थी 1920 से, ठीक है, ओके। अधिक से अधिक शोध कार्य किए गए, जिसमें एलिजाबेथ विगेंड ने 1954 में तथा एल कॉलेज एवं रूथ डी डायलज ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाला। मतलब एक रिसर्च हमने अभी अमेरिका की पढ़ी 1920 में, अब ये दूसरी रिसर्च हम किसकी पढ़ रहे हैं, एलिजाबेथ विगेंड की पढ़ रहे हैं। ये कब आई है, 1954 में, ठीक है, आई 1954 में, शुरुआत 1950 से हो गई, ओके, और 60 के बीच में है। तो आप देख सकते हो 1954 में आई है, यहाँ शुरुआत हुई 1950 में, और 60 के बीच में ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन लोग हैं, एलिजाबेथ विगेंड है और एक ये कॉलेज है एल कॉलेज एवं रूथ डी डाइजल ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला उसकी बात करते हैं। देखो, इन्होंने निष्कर्ष निकाला था भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों के अपेक्षा, यहाँ पर अपेक्षा होगा, लगभग 2 गुना समय व्यय होता है, ठीक है। मतलब भोजन बनाने वाला जो काम होता है, ओके, उसके अपेक्षा अन्य कार्यों में 2 गुना समय अधिक व्यय। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर जरा, बिल्कुल यहाँ पर समूह सही है, मैंने गलत नहीं लिखा है, ये समूह सही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये किया जा रहा है, जो भोजन हम बनाते हैं, भोजन बनाने संबंधी जो भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले आपको पता है हम खाने बनाने की तैयारी भी करते हैं, तो तैयारी में भी समय लगता है, भी मसाला तैयार करना, सब्जी तैयार करना, मतलब काट पीट के सब अलग, मतलब सही से रखना, तो इसमें समय लगता है। तो समूह की अपेक्षा, मतलब जो और हम बहुत सारे छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो उनकी अपेक्षा और सारे कैसे काम होते हैं, छोटे छोटे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी निपटने वाले होते हैं, लेकिन वो समूह में होते हैं, कई सारे काम होते हैं बस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जल्दी निपट जाते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करना, नहीं, कपड़े को तह करना, कपड़े को अलमारी में रखना,
थोड़ा बहुत बच्चों ने सामान फैला दिया वो समेटना, तो ये क्या छोटे छोटे काम है, लेकिन अब ये सारे काम मिला दो तो एक समूह बन जाएगा, है ना। लेकिन भोजन बनाना, जब भोजन बनाते हैं तो कितना कम से कम 1-2 घंटे का समय लगता है पूरा खाना बनाने में, वो भी सारी चीज़ें अगर आपने एक जगह रख रखी हैं तब, ठीक है। अगर आपके यहाँ सामान फैला रहता है, आधा सामान इस रूम में, आधा सामान मतलब कहीं और स्टोर रूम में रखा है, वो भी दूर है, तो समय लगेगा खाना बनाने में। तो भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों के समूह की अपेक्षा लगभग 2 गुना समय व्यय होगा। सफाई कार्य में अनुमानतः भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 हिस्सा समय व्यय होता है। मतलब सफाई का कार्य करते हो, जब आप अच्छे से सफाई करते हो तो अनुमानतः भोजन पर जो व्यय होता है उस समय के हिसाब से 1/3 हिस्सा समय अधिक व्यय होता है, ठीक है ना। जबकि भोजन की तैयारी में 2/3 हिस्सा समय व्यतीत होता है, तो भोजन की तैयारी में 2/3 समय लगता है, ओके। और समूह में जो अन्य कार्य छोटे छोटे हैं उसके मुकाबले भोजन बनाने में 2 गुना समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना, पोछा देना, बरामदा साफ करना, सजावट करना, वस्तुओं की देखभाल आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर समय व्यय होता है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये सारे काम दिए जाए तो इनमें किसमें कितना कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो इनमें समय बराबर का समय लगभग लगता है, ठीक है। किसी कार्य में समय व्यय करने से पहले समय योजना अवश्य बना ली जानी चाहिए। योजना दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक बनाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि समय व्यवस्थापन में जो योजना बनाई जाती है वो किस मतलब कि महीने की बनाई जाती है, साल की बनाई जाती है, सप्ताह की बनाई जाती है, तो आप कहोगे दैनिक भी बना सकते हैं, साप्ताहिक भी बना सकते हैं। जैसे हमारे बजट का आता है ना, बजट जो हमारे घरेलू स्तर पे जो बजट बनता है वो मासिक होता है, ठीक है ना, और जो व्यावसायिक स्तर पे वो साल भर का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मतलब एक पक्ष को ही निर्धारित कर लिया, मौसमी मतलब मौसम के अनुसार चीज़ें हो गई, और वार्षिक जैसे कि आप जानते हो बहुत से काम बारिश के मौसम में नहीं होते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें सुखा के रख सकते हैं, धूप होती है, ठंडों के मौसम में हम अचार वगैरह बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बनाते हैं ठंडों के मौसम में, तो ये क्या है, ये मौसमी है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं समय को। इस प्रकार कार्य समय पर संपन्न हो जाएगा और समय की बचत भी होती है। मतलब सारा समय जब होता है काम का तभी कर लो तो समय की बचत होती है, नहीं तो काम फैले रहते हैं। कार्य का क्रम निर्धारण करना भी आवश्यक है। कार्य का क्रम कैसे निर्धारित होता है ये ध्यान रखिएगा। हल्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का काम करना शारीरिक काम करने के बाद, ठीक है। जैसे आपने हल्का काम कब करना है, पहले शारीरिक काम कर लो तब हल्का काम करो, पहले शारीरिक फिर हल्का करो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, मानसिक कार्य जो होता है वो करना है आपको बाद में, पहले जो आपको अरुचिकर कार्य लगता है वो पहले कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं खुद पढ़ा दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दूंगी। मैंने लिख तो जल्दी जल्दी टाइपिंग कर ली पर गड़बड़, मतलब पढ़ने के चक्कर में गड़बड़ कर दे रही हूँ। देखो हमेशा याद रखो, मैं अपने शब्दों में बताती हूँ, जब भी कोई काम करना है आपको तो भारी काम पहले करो, हल्का काम बाद में करो। भारी काम पहले निपट जाएगा तो टेंशन आपको क्या होगा, कम होगा, मतलब और आपको मतलब छोटे छोटे काम रह जाएंगे तो टेंशन नहीं होगा। नहीं तो आप हल्के हल्के काम करके ही थका लोगे शरीर को, तो भारी काम करने में और ज़्यादा बोरियत परेशानी होगी, ठीक है। ऐसे ही शारीरिक काम करना है तो पहले और बाद में मानसिक काम करना है। सबसे पहले शारीरिक काम करो और बाद में मानसिक काम करो। और फिर आता है अरुचि के काम, जिसमें मन नहीं लगता, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को मैथ पसंद नहीं होती, तो अगर कोई भी ऐसी तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है तो सबसे पहले सुबह उठ के मैथ को ही निपटा दो, पूरे दिन टेंशन खत्म हो जाएगी मैथ की, ठीक है ना। जैसे एक समय बना लो कि इस टाइम हमें मैथ करनी है, सबसे पहले उसी को बना लो। एक तो सुबह का टाइम वैसे भी मन लगता है पढ़ाई में, और उसको निपटा के आपका 1 घंटा, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो अरुचिकर कार्य करने के बाद रुचिकर काम एवं आनंददायी कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन प्रसन्न रहता है, थकान उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक ही क्षेत्र में काम करने से समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है, ठीक है। एक ही क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। जैसे अभी मैंने कहा किचन जहाँ पर है वहीं पे सारी व्यवस्था हो तब तो कोई दिक्कत नहीं तो आपने जो किचन का सामान है वो कहीं और रख रखा हो, किचन आपकी अलग है, तो बहुत समय लगता है। और एक साथ 2-3 काम करना भी यहाँ पर, जो डब टेलिंग आपने सुना है ना, डब टेलिंग में क्या होता है, एक साथ 2 काम 3 काम करना, तो ऐसे भी समय की बचत होती है, कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, ठीक है। समय व्यवस्थापन से कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है और पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी प्राप्ति होती है। तो समय में क्यों व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे काम समय पर हो जाए। अब हम आए हैं दूसरे पॉइंट पर। अभी तक हमारा पहला ही पॉइंट चल रहा था समय मूल्य, मतलब टाइम कॉस्ट ही इतनी जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कितना लंबा था, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं है। समय मानक जो होता है, टाइम नॉर्म्स क्या होते हैं, समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो कि एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, मतलब एक काम को आपको करने में कितना समय लगता है ये निर्धारित कर लो। अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा
ये निश्चित करना ही समय मानक कहलाता है। अगर मान लो आपको पता है ये काम हमारा, मतलब हमें इतना पता है कि दाल रोटी सब्जी हम 1 घंटे में बना सकते हैं, और किसी दिन वो काम में देर हो गई, मतलब ज़्यादा समय लगा, तो आप ये सोचो कि ये इतना समय आज क्यों लगा, तो उस चीज़ को कोई तरीका ऐसा अपनाओ जिससे वो शॉर्टली मतलब जो आपने समय निर्धारित किया उसी में हो जाए, ठीक है, तो उसे हम समय मानक कहते हैं। तीसरा क्या है, समय क्रम, टाइम पैटर्न। टाइम पैटर्न में क्या करते हैं, समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्यों घरेलू क्रियाओं को क्रम से करना, अर्थात कार्यों का ऐसा क्रम ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके व परेशान हुए संपन्न हो जाएं। जैसे अभी हमने बताया था कि शारीरिक कार्य पहले करो, मानसिक काम बाद में करो, भारी काम पहले करो और हल्के काम बाद में करो। तो ये क्या है, एक क्रम है, ठीक है, एक क्रम है काम करने का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति परिवार को कार्य करने हेतु समय का विभाजन जो है करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि कार्य सुगमतापूर्वक समय पर संपन्न हो सके। मतलब कोई भी परिवार समय का अगर विभाजन कर रहा है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हम उसको कहते हैं हम समय क्रम पढ़ रहे हैं ना इस समय, तो अच्छा ये कार्य का प्रारूप आ गया, 1 सेकेंड। तो ये चीज़ें आपको, ये जो हमारा कार्य का प्रारूप है वो इसी से संबंधित है, आपके समय क्रम से। टाइम पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, टाइम पैटर्न, तो समय क्रम में आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर ये देखिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दैनिक कार्य आप कौन कौन से करते हो। कमरों की सफाई, बिस्तर झाड़ना, समेटना, बिछाना, ये क्या है, समय क्रम के अंतर्गत आते हैं कि सारे काम किस तरीके से आपको क्रम में करने हैं। बर्तनों की सफाई, तो ये यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो समय क्रम का जो प्रारूप है उसमें क्या ध्यान रखना है कि दैनिक कार्य में क्या चीज़ आ रही है, मौसमी एवं वार्षिक कार्य में क्या चीज़ आ रही है, पारिवारिक कार्य में क्या चीज़ आ रही है और व्यक्तिगत कार्य में क्या आ रहा है। तो बर्तनों की साफ सफाई, खाना पकाना, भोजन परोसना, वस्त्रों की धुलाई, नवजात शिशु की देखभाल, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, जानवरों की देखभाल एवं चारा पानी देना, हालांकि अब हम लोग कहाँ ही करते हैं ये काम, बालकों को तैयार करना, मतलब ये कहने का मतलब ये दैनिक कार्य, हालांकि गांव में महिला होंगी वो करती होंगी, ठीक है ना। तो ये मतलब हंसने वाली बात नहीं, जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दैनिक कार्यों में ये सारे कार्य आते हैं, कोई तो करता ही होगा ना दुनिया में, तो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं आजकल, ओके, सॉरी गलती से निकल गया मुँह से। मौसमी एवं वार्षिक कार्य की अगर बात करें तो अचार, मगोड़ी, बड़ी, पापड़ आदि बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना, अनाजों का संरक्षण करना, जन्मदिन पार्टी मनाना, ये कैसे हैं, मौसमी है एवं वार्षिक है। मैंने बताया था मगोड़ी, बड़ी, पापड़ आदि हम क्या एक समय में बनाते हैं, पापड़ वगैरह हम होली से दिवाली से पहले बनाते हैं, ठीक है। तो मौसमी होता है और ये वार्षिक होते हैं, अनाजों का संरक्षण ये वार्षिक होता है, ओके। अब बात करते हैं पारिवारिक कार्य कौन से होते हैं, तो भोजन की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था, ये पारिवारिक कार्य होते हैं। और व्यक्तिगत कार्य क्या होते हैं, तो लेखन कार्य कर रहे हो, चित्रकारी कर रहे हो, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके व्यक्तिगत कार्य हैं। साप्ताहिक एवं विशिष्ट कार्य क्या होते हैं, तो घर की पूर्ण सफाई एवं सजावट साप्ताहिक कार्य में भी आती है, दैनिक कार्यों में भी आती है, ओके। मतलब एक घर जो दैनिक सफाई होती है वो नॉर्मल होती है, झाड़ू पोछा करना, और ये क्या होती है थोड़ा डीपली होती है। सिलाई कढ़ाई करना, जो भी कपड़े फटे पुराने उनकी मरम्मत करना, ठीक है, फटे पुराने वस्त्रों की मरम्मत करना, विशिष्ट वस्त्रों की देखभाल करना, विशिष्ट भोजन तैयार करना, कभी कभार होता है ना रोज दाल चावल रोटी खाते हो, कभी कुछ स्पेशल बनाना, तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट भोजन तैयार करना। ये सप्ताह में 1 दिन प्लान, चाहे संडे हो किसी भी दिन करना चाहिए। वस्त्रों की धुलाई एवं प्रेस करना, जूते की पॉलिश करना, रैक की सफाई करना, ये सब कैसे हैं, साप्ताहिक एवं विशिष्ट कार्य हैं। आकस्मिक कार्य जैसे बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाना, रोगी की सेवा करना, अचानक किसी ने बुलाया तो आप वहाँ जा रहे हो, अतिथि कोई आ गया तो उसका स्वागत कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं आपके आकस्मिक कार्य होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये थर्ड पॉइंट जो आपका था समय क्रम के अंतर्गत आता है। टाइम पैटर्न है, इनको एक समय है काम करने का, ठीक है ना। दैनिक कार्य का एक समय है, मौसमी कार्य का एक समय है, वही मौसम एक समय है ना। भले ये पृथ्वी और उससे जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे बात कह सकते हैं एनवायरनमेंट से, पर है तो एक समय ना, वर्षा हमेशा थोड़ी ना होती, एक समय होता है वर्षा होने का। तो ये समय ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, समय व्यवस्थापन ही पढ़ रहे हैं। अब बात आती है हमारी अतिरिक्त कार्यभार, पीक लोड। देखो ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो कई बार पेपर के क्वेश्चन के माध्यम से और इस तरीके से। भाई कार्यभार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समय जिस समय हर गृहिणी के पास एक्स्ट्रा काम होता है। जैसे सुबह के टाइम एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा काम होता है, जैसे सुबह के टाइम बच्चों के स्कूल का टिफिन पैक करना, बच्चों को तैयार करना, अगर खुद ऑफिस जाती है तो उसकी तैयारी करना, हस्बैंड जाता है तो उसके लिए टिफिन वगैरह लगाना, घर में कोई और है हमारे सास ससुर वगैरह होते हैं, जैसे कि बड़े बूढ़े कोई होते हैं तो उनके लिए खाना तैयार करके जाना, बहुत सारे। तो इसे हम क्या कहेंगे, पीक लोड। मतलब एक ऐसा समय जब मतलब ये हर घर में अलग अलग होता है। मतलब किसी के यहाँ ये जो सुबह निकलते हैं ज़्यादातर जो जेंट्स वगैरह होते हैं, ये ऑफिस वाले होते हैं तो ये सुबह निकलते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस होता है तो वो लोग सुबह नॉर्मल नाश्ता करके निकलते हैं, फिर वो दोपहर में आके डिनर लेते हैं। कई बार
मतलब बच्चे बच्चे होते हैं दोपहर में आते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन एक क्या होता है वो पीक लोड नहीं होता है। दोपहर में आया थोड़ा किसी को आपने खाना बना दिया या मतलब तैयार है थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह दे दिया, तो वो पीक लोड नहीं। पीक लोड का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे काम आपको एक समय में करने पड़े, उसे हम पीक लोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीक लोड को कम कैसे किया जा सकता है ये पूछा जाता है। तो कार्यों का बंटवारा करके, जो काम जो अच्छे से कर सकता है उसको वो काम सौंप दो। ठीक है ना। छोटे बच्चों से भी, जैसे अगर बच्चे 12-13 साल के हैं तो उनसे छोटी आमने सामने की टेबल वगैरह डस्ट करवाई जा सकती है। ठीक है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपनी यूनिफॉर्म से खुद पहनो। उन्हें 12 साल के 13-14 साल के बच्चे को ये सिखाया जा सकता है अपनी चोटियाँ, जैसे लड़की है तो चोटी खुद बनाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये मतलब इस तरीके से कार्यों का बंटवारा, जो मदर इन लॉ वगैरह उन्हें सब्जी दे दी काटने के लिए, जो काम वो कर सकते हैं उन्हें मतलब बंटवारा कर देना। ठीक है ना। तो कार्य इस तरीके से कार्यवक्र जो आपका पीक लोड है उसको कम किया जा सकता है। कार्यवक्र जो वर्क कर्व होता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। 5वें नंबर पे हम आ गए हैं। कार्यवक्र वह वक्र है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार का वितरण की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब कार्य जो कर्व है आपका, जैसे कि हमने क्या बताया, हर घर में पीक लोड अलग अलग समय पे होता है। कहीं दोपहर में होता है, कहीं सुबह में होता है, कहीं कहीं सुबह लोग हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर ही जाते हैं, रात को वो पूरा खाना खाते हैं तो उनका पीक लोड रात को होता है, पूरा अच्छे से तैयारी करना, सारे पूरा डिनर बढ़िया बनाना। तो ये सबका अपना अपना होता है। तो जो ये कार्य वक्र है, जो कर्व है, तो ये हर फैमिली का अपना अपना होता है, जिसमें ये पता होता है कि किस फैमिली में काम का मतलब कौन सा काम किस समय होता है। ठीक है ना। शोधों से ज्ञात हुआ है कि प्रातःकाल का समय कार्य करने की दृष्टि से अधिकतम उत्तम होता है। एक नॉर्मल भाषा में भी हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो पाठ पढ़ा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन विषयों को हम पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर आप सुबह में उठकर सारे काम अपने निपटाते हो तो मतलब खुद उस समय एनर्जी भी होती है, रात भर सो के होते हो तो आप काफ़ी एक्टिव होते हो। तो क्या होता है यहाँ पर आप, ये तो पढ़ाई की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे गृहिणी हो तो घर के भी बहुत सारे काम एक साथ निपटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सुबह ज़्यादा अच्छे से काम का अरेंजमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, ये एक नॉर्मल कार्यवक्र है, आप यहाँ पर 1 सेकेंड ऐसे करके देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं ये नॉर्मली अगर बताऊँ तो देखो ये जो कार्य शक्ति का यहाँ पर विभाजन किया गया, तो ज़्यादातर सुबह में क्या होता है, ये पीक लोड होता है। ठीक है, सुबह का समय पीक लोड होता है, मतलब सर्वाधिक काम यहाँ पर होता है। महिला अगर ऑफिस वाली है तो ऑफिस जाती है, प्लस अपने हस्बैंड का टिफिन भी तैयार करती है, उन्हें भी नाश्ता देती है, बच्चों को भी नहलाती धुलाती है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के तैयार करके उन्हें भेजती है, फिर उनका लंच बॉक्स भी देती है, सब कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक काम होता है, तो ये पीक लोड होता है दोपहर के समय तक। ये मतलब ये नहीं कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आता तो मतलब बिल्कुल ही काम नहीं रहा, तो यहाँ तक नहीं आया, मतलब ये यहाँ तक रहा, मतलब थोड़ा काम रहता है। जैसे मान लो बच्चे फिर स्कूल से आएंगे, घर पे आई है महिला भी आई है जो भी है, तो दोपहर में भी उसे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह बच्चों को थोड़ा बहुत तो देती हूँ ना, खाने पीने को स्कूल से आते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पर मतलब कम काम होता है। ओके, तो मतलब फिर यहाँ पर शाम को क्या होता है, शाम को क्या होता है, काम कैसा होता है, हम लोग जैसे चाय वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी स्नैक्स हो जाता है, और वहीं पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वहीं से खाना बनाना स्टार्ट करते थे, तो खाना भी हमारा रात का तैयार हो जाता है। फिर आ जाता है ये वाला समय, यहाँ पर क्या होता है, बस हम रोटी वगैरह सेकते हैं, खिलाते हैं, और मतलब किचन वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है, काम रात्रि में कम समय होता है। ओके, तो ये कहने का तात्पर्य है, मतलब रात्रि में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये एक क्रम है, पीक लोड है सुबह के समय में, दोपहर में थोड़ा काम, दोपहर से शाम तक थोड़ा काम, मतलब दोपहर में थोड़ा काम है, फिर शाम को पीक लोड तो नहीं है पर हाँ पीक लोड से कम है, और फिर रात में काम बहुत कम होता है। तो ये एक गृहिणी का कार्यवक्र है पूरे दिन का। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन चक्र, जो फैमिली लाइफ साइकिल होता है उसके ग्राफ की थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं। देखो जो फैमिली लाइफ साइकिल है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को कल की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मतलब थ्योरी आप वहाँ पढ़ लीजिए, और यहाँ पर बस इतना समझ लो कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में जो समय की डिमांड होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखो प्रारंभिक अवस्था में हमने क्या बताया, समय जो होता है आपको, प्रारंभिक अवस्था में जो समय होता है आपको कम चाहिए होता है। ठीक है, तो देख लो समय कम चाहिए होता है, लेकिन जब विस्तार होता है तो विस्तार में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे हुए, समय बढ़ता गया। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक मतलब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो यहाँ से क्या है, ये विस्तार की अवस्था थी, मतलब बढ़ ही रहा था यहाँ तक काम। फिर यहाँ से क्या होता है, संकुचित होना स्टार्ट होता है, बच्चे मतलब इतने बड़े हो गए, या तो व्यवसाय का चुनाव कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ तक आते आते बच्चे व्यवसाय चुन लेंगे, और धीरे धीरे उनका शादी विवाह हो जाएगा, समय जो है यहाँ पर आपका बचने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं फ्री होने लगेंगी, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि पुरुष महिलाएं अगर वर्किंग है तब तो उनका भी रिटायरमेंट 65 में ही होगा, लेकिन हाँ घर से रिटायर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे काबिल हो चुके होंगे, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन पुरुष का रिटायरमेंट 65 साल में ही होता है, अगर वो
मतलब हाउसवाइफ है महिला तब तो वो रिटायर जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर वो भी वर्किंग है तब तो भाई उसको भी उतने ही समय में रिटायरमेंट मिलेगा जितने में पुरुष को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए तो यही दिया गया है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले जल्दी रिटायर होती, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर हम महिलाओं के वर्किंग होने का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम गृहिणी की बात कर रहे हैं, हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो यहाँ पर समय की मांग धीरे धीरे कम हो जाती, पर बुढ़ापे की वजह से यहाँ पर क्या होता है, शक्ति भी कम हो जाती, समय ज़्यादा होता है पर शक्ति कम होती है, ठीक है। समय ज़्यादा होता है संकुचित अवस्था में, सेवानिवृत्ति अवस्था में, ओके, लेकिन क्या होता है, शक्ति क्षीण हो जाती क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में समय कम लगता है, विस्तार की अवस्था में समय बढ़ता रहता है, फिर क्या होता है, जैसे ही वो संकुचित होने की अवस्था में आता है फिर क्या होता है, समय कम हो जाता है। फिर जब लास्ट में बिल्कुल ही शादी ब्याह के बच्चे अलग सेटल हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति का काल आता है, तो क्या होता है, यहाँ पर समय काफ़ी बच जाता है, ठीक है। तो मतलब लगभग वहीं पर आ गए जहाँ पर यहाँ पे थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर शक्ति भी थी तो इसलिए पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर शक्ति कम है तो इसलिए समय ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा बुजुर्गों को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने विश्राम काल जो होता है, विश्राम काल का मतलब क्या होता है बस इतना जान लेते हैं। विश्राम काल जो 7वां वाला है आपका, उसमें ये नहीं है कि आपको विश्राम के मतलब है कि आपको सोना है, नहीं। विश्राम का मतलब होता है लगातार कार्य करने से शारीरिक एवं मानसिक थकान हो जाना, ठीक है, होना स्वाभाविक है। तो थकान को दूर करने तथा पुनः कार्य करने हेतु विश्राम करना नितांत आवश्यक है। दैनिक जीवन में विश्राम काल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विश्राम से क्या होता है, नई एनर्जी आ जाती है, काम में फिर मन लगता है। तो विश्राम काल का अर्थ क्या है, विश्राम काल से तात्पर्य कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर तथा दिमाग को पूरा आराम देना, ठीक है। तो क्या मतलब है, मतलब बस अर्थ आपको पता होना चाहिए। जो विश्राम है उसका अर्थ क्या है, कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर तथा दिमाग को पूरा आराम देना, ठीक है, ये अर्थ है इसका मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि आप मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि अब आप आराम से सोओगे, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर बस क्या है, आपकी स्फूर्ति वापस लौटाए, इतनी जो खोई हुई शक्ति है वो वापस लौटाए, बस इतना आपको थोड़ी देर के लिए आराम करना है, चाहे आप लेट कर लो, ठीक है, चाहे अपनी रुचि का कोई काम कर लो, ओके। इससे क्या होता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्यक्षमता एवं कुशलता पर धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की रुचि पुनः उत्पन्न हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, शरीर में क्या होता है, ताजगी एवं स्फूर्ति आ जाती है, इसलिए आराम करना यहाँ पर आवश्यक है। अब बात आती है विश्राम काल की अवधि एवं आवृत्ति, ये थोड़ा पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। तो विश्राम हमें करना कैसे है, ठीक है, लेट कर सकते हैं, कुछ आराम जैसे कुर्सी वगैरह पर आराम से लेट कर सकते हैं, आंखें मूंद कर, हाथ पैर फैला कर, ठीक है, उपन्यास, टेलीविजन, रुचिकर कार्य करके विश्राम का लाभ उठा सकते हैं, ओके। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आपने भारी कार्य किया है तो कुल कार्य के समय का कितना % आपको विश्राम करना है, तो 57 विश्राम करना है, 57%। मतलब आपने जब कभी भारी कार्य किया है तो आपकी शक्ति वापस आ जाए तो उसके लिए 57% आपको विश्राम करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पर आराम से लेटना विश्राम के लिए अच्छा साधन माना जाता है, ओके, आराम से लेट जाओ, ओके। जैसे टीवी वूवी देखने के मुकाबले आपके आराम से लेट जाओ, चाहे हल्की से आंखें बंद करके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। समय एवं मतलब विश्राम काल कितने समय तक एवं कितनी बार की जानी चाहिए, ये कार्य की मात्रा, प्रकृति एवं व्यक्ति की कार्य क्षमता, आदत, रुचि एवं शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भाई विश्राम काल का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो व्यक्ति कि मतलब जो व्यक्ति ने कार्य किया है वो किस तरीके का कार्य था, बहुत ज़्यादा भारी काम था, उसकी प्रकृति कैसी थी, और जिस व्यक्ति ने किया उसकी कार्य की क्षमता कैसी थी। भाई कुछ लोग क्या होते हैं, हज़ारों काम बहुत जल्दी और स्पीड में कर लेते हैं और थकते भी नहीं है, कुछ लोग क्या होते हैं 2 ही काम करके थक जाते हैं, ठीक है। तो सबकी क्षमता अपनी अपनी होती है। आदत क्या है उसकी, हो सकता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं होता है, ओके, नई नई बहुएँ आती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जिन्होंने मायके में कभी 1 गिलास पानी खुद ना लेके पिया हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के आधार पर ही कार्य का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, मतलब थकान का इफेक्ट पड़ता है। मानसिक काम करने के बाद प्रत्येक 40 मिनट में 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। जब आपने मानसिक काम किया हो तो 40 मिनट में कम से कम 2 मिनट का विश्राम आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मतलब आप इतना तो समझ ही सकते हो, मतलब अनुभव वगैरह प्रकृति के आधार पर काम का जो है आप निर्धारण कर सकते हो कि कौन सा काम आपके लिए रुचिकर लगता है, उस समय जब थके हुए हो तो वो कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने काम को मतलब कर सकते हो। बकाया तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं।
अब बात करते हैं समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के चरण। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी समय व्यवस्थापन आपको करना है तो निम्न चरणों को फॉलो करना होगा। समय का आयोजन करना, प्लानिंग ऑफ टाइम। दूसरा, योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, मतलब जो आपने प्लानिंग की है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। और समय आयोजन का मूल्यांकन, वही बात आ गई, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना, ठीक है, समय का। अब आयोजन क्या करोगे आप, तो समय पर गृह कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु समय योजना बनाना आवश्यक है। समय योजना बनाने का अर्थ होता है निश्चित अवधि में समय कार्य को पूरा करना। आज मैं इतना सब लिख के लाई हूँ और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भाई अच्छा लगता है, पर मैंने टाइप करते समय ये नहीं सोचा कि मैं खाली पॉइंट लिखती और फिर मैं अपने शब्दों में समझा देती। मुझे ये मतलब समझ में आ रही है स्टोरी, पर मुझे अब मैंने लिख लिया तो मुझे लग रहा है मैं पढ़ के सुनाऊँ, तो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है ये। मुझे आदत है, मैं खुद पढ़ती हूँ टॉपिक और बस फिर हेडिंग लिखती हूँ और वही आपको ज़्यादातर समझाती हूँ। आज मैंने ज़्यादा टाइप कर लिया ऐसा लग रहा है मुझे, ओके, ठीक है। तो हम आयोजन जब करते हैं समय का, तो आप हमारे शब्दों में अगर जानेंगे तो जो भी टाइम है तो उसका पूरा प्लान कर लेना, एक खाका तैयार कर लेना कि किस तरीके से आपको कोई काम करना है, ठीक है ना। बस उसको एक लिखित रूप जरूर दो जिससे आपको याद रहे सारी चीज़ें समय पे, ओके। अब प्रकार योजना के अगर पूछे जाए कितने होते हैं, तो योजना के प्रकार आपके 3 होते हैं। अत्यंत साधारण योजना एक बना लो, या फिर विस्तृत योजना बना लो, या फिर एक समय अनुसूची तैयार कर लो। तो अत्यंत साधारण में आप क्या करते हो, जो भी काम होता है, छोटे बड़े जो भी काम है उनकी एक सूची बना ली जाती है, ठीक है। और कार्य तभी किया जाता है जब गृहिणी की इच्छा होती है और समय भी उसके पास उपलब्ध होना हो चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी योजना होती है, ये अत्यंत साधारण होती है, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आपने काम कर लिया। विस्तृत योजना में क्या होता है, ये जो समय योजना होती है पहले मतलब क्या होती है, विस्तृत रूप में आप नियोजित कर लेते हो, फिर क्या करते हो, कार्यों का एक क्रम निर्धारित करते हो, ठीक है। इसमें एक क्रम लगाते हो, सीरीज लगाते हो कि कौन से समय में आपको कौन सा काम कितने समय में पूरा करना है, जो कि नॉर्मली समय में हम लोग करते हैं। और समय अनुसूची क्या होती है, ये समय योजना जो होती है मतलब ये जो दोनों प्रकार हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है और दोनों को क्या होता है, नियोजित करके, ठीक है ना, और एक समय अनुमानित समय निर्धारित करके इसमें क्या होता है, बस अनुसूची पूरी तैयार कर ली जाती है। टाइम का पूरा एक शेड्यूल बना लिया जाता है, मतलब यहाँ पर क्या किया था, आपको पता था, आपने एक सूची बना ली थी कि क्या क्या काम करना है और यहाँ पर उसको निर्धारित करना है, काम का एक क्रम निर्धारित अरेंज कर लेते हो आप लोग, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं समय योजना के जो चरण है, तो चरण देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, सभी कार्यों की सूची बनाना तथा उन्हें लचीला एवं दृढ़ में समूहों में विभाजित कर लेना, सब मतलब सबसे पहले सूची बनाना आता है। फिर कार्य संपादन है तो जो अनुमानित समय है उसको निर्धारित करना, ये काफ़ी पूछा जाता है खासतौर से नेट में। दूसरा क्या करना है आपको, जब भी समय योजना का बनाओ उसमें जो चरण फॉलो किए जाते हैं, तो पहले क्या करते हो आप, सूची तैयार करते हो, फिर उनको अनुमानित समय में निर्धारित करते हो, फिर एक समय का क्रम निर्धारित करते हो, ठीक है ना। और बाद में चौथे नंबर पर आप कार्य करने में जो कुल व्यय है समय का, उसको जोड़ते हो, सारे कामों में कौन कौन सा समय आपका कितना कितना समय लग रहा है, फिर उन सबको समन्वित करते हो, फिर उसको योजना को लिखते हो। और यहाँ पर जब योजना आप लिख लेते हो तो व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित होती है, तो उसमें समन्वय स्थापित करते हो, मतलब जो भी आपके फैमिली के लोग हैं तो मिलकर ही काम करोगे ना, तो उन दोनों से क्या है, आपको समन्वय बिठाना होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं समय योजना का क्रियान्वयन व नियंत्रण करना। क्लास कंप्लीट होगी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। समय योजना का क्रियान्वयन व नियंत्रण करना, यहाँ पर क्या होता है, क्रियान्वित जो की गई योजना है उसकी सफलता के लिए जैसे आपने क्या किया है, आपने योजना तो बना ली, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है जो भी आपने योजना बनाई है वो क्रियान्वित करना, और साथ ही साथ उस ऐसा नहीं कि आपने योजना तो लिख के तैयार कर ली है पूरा, लेकिन आपने क्या किया, उस पर कुछ नियंत्रण ही ना किया, मतलब कार्य को उस क्रम में किया ही नहीं। जो आपने पहले योजना बनाई तो आपने उस पर काम ही नहीं किया सही से, मतलब बना तो सब कुछ लिया, जैसे रोज आपने अलार्म लगा रहे होगे लेकिन उठ नहीं रहे होगे, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी। अगर आपने अलार्म लगाया है सुबह पढ़ने के लिए तो उठने की भी कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने योजना बनाई है तो उस पर कार्य करना भी शुरू करो, ठीक है। फिर समय समय पर क्या है, उसका मूल्यांकन भी करना। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसकी प्रगति का निरीक्षण का तभी से शुरू कर देना चाहिए जब आपने काम का क्रियान्वयन किया है, ठीक है। क्रियान्वयन किया है तभी से शुरू कर देना चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पर उसे, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो आप बीच बीच में टेस्ट भी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि अभी आपको पता है पेपर में तो 1-2 महीने का समय है, तब तक आप जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, जहाँ पर प्रश्न के मतलब उत्तर गलत जा रहे हैं, तो उस पर आप काम कर सको। तो इसीलिए आप क्रियान्वयन जो कर रहे हो ना, उसी में आप अपना निरीक्षण भी करते चल रहे हो। मूल्यांकन के लिए गैंट चार्ट की भी सहायता ली जा सकती है। गैंट चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, सभी कार्यों को क्रम में लिख लेते हो, जैसे कि ये देख, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ओके।
ये देखिए ग्रैंट चार्ट है एक तरीके का। इसमें क्या होता है, समय, कार्य योजना का विस्तृत विवरण, अनुसूची के पूर्ण किए गए कार्य जो भी होते हैं, पूर्ण कार्य, आंशिक कार्य, अपूर्ण कार्य, सारे लिख लिए, और अनुयोजित कार्य, तो उसमें टिक करते जाना, को जो काम हो जाए वहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6:30 से 7:30 समय सब क्या किया, स्वयं जागना, ब्रश करना, चाय करना, पीना, टहलना, क्या आपने ये काम किया, पूर्ण रूप से सही किया तो फिर यहाँ पर टिक करोगे। आंशिक रूप से सही किया मतलब जो भी समय था कि हाँ 1 घंटे का समय है तो इतने में कर लिया, तो फिर यहाँ आंशिक है, मतलब आंशिक का मतलब ये है कि हाँ जो निर्धारित था उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सूची बना ली जाती है, ठीक है। तो इसी को हम ग्रैंट चार्ट कहते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर याद रखना यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है कि ग्रैंट चार्ट क्या है। तो मूल्यांकन के लिए जब हम समय अनुसूची तैयार करते हैं तो उस पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। आज की वीडियो में इसलिए थक गई क्योंकि क्या ही बताऊँ, आज मेरा फास्ट था सच बताऊँ तो इस वजह से मेरा मुंह थोड़ा बोलने के लिए मन नहीं कर रहा था ज़्यादा, तो इसलिए आज की वीडियो मुझे थोड़ी उबाऊ लग रही थी। और फिर मैंने थ्योरी बहुत टाइप कर ली, इसलिए मुझे थोड़ा उबाऊ सा लग रहा था, क्योंकि मेरी आदत है मैं ज़्यादातर पॉइंट आपको बताती चलती हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।